और हम कुछ डूज एंड डोंट्स को जल्दी से डॉक्यूमेंट एक बना देता हूँ ताकि साथ में अगर बाद में शेयर करना पड़े तो आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये मैं बंद करता हूँ और अपना नया डॉक्यूमेंट खोल के आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटे, कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, कोई इशू नहीं है। आप माशाल्लाह वैसे ही बहुत तैयार हो। राइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहली चीज़, मैं पहले डॉक्यूमेंट निकालूं फिर उसके बाद आपको आराम से इसका डिस्कशन करता हूँ। जी, आई थिंक somebody was looking to join again. मोहम्मद अब्दुल मोइस, ओके। लेट्स स्टार्ट जी। ये जनरल बातें हैं और फिर मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आऊँगा। डूज एंड डोंट्स, यूँ कर देते हैं, लॉजिकल बन जाएगा। डोंट्स ऑफ P2, और ये सारी पेपर्स पे इकोनॉमिक्स के P4 पे भी वैलिड है। पहली चीज़ जो हम बात करते हैं, पहली जी डू, या इकट्ठे ही करते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे पहले जी हम बात करते हैं ग्राफ्स। इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज बच्चे हर साल पूछते हैं, बनाने चाहिए ग्राफ्स के नहीं? आई वुड से बनाने चाहिए। व्हेन आस्क्ड, ये मस्ट हो जाते हैं। उसने आपको अभी सेक्शन ए के क्वेश्चन दिखाए, सेक्शन बी के, उसमें उसने कहा आपको कि भाई एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम बनाओ, तो उसमें तो आपके पास चॉइस नहीं है। देयर आर मार्क्स रिजर्व्ड फॉर द डायग्राम, सो इवन इफ यू वांट टू और डोंट, यू हैव टू ड्रॉ इट। ये स्कोर नहीं आएगा उसके बगैर। व्हेन आस्क्ड देयर मस्ट, व्हेन नॉट आस्क्ड ड्रॉ इफ कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब व्हेन ड्रॉ आपने दो चीजें करनी है। नंबर वन, लेबल। सबसे पहला चीज, लेबल एक्यूरेट वाले होने चाहिए, सबसे पहली चीज, वरना आपके ग्राफ को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। देयर सिंपल लाइंस। नंबर टू, एक्सप्लेन। बच्चे ग्राफ बना देते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते। उसको रेफर करें, एक्सप्लेन करें। कोई कंफ्यूजन जी इन डूज एंड डोंट्स में ग्राफ के बारे में? इसमें नॉलेज के मार्क्स होते हैं। आपको सेक्शन ए में या सेक्शन बी में वो क्वेश्चन देता है। पार्ट ए में 8 मार्क्स वाले में, या इवन पार्ट बी में बड़ा रेयरली देगा, लेकिन अगर देता है तो आपको ग्राफ बनाने हैं और उनको लेबल भी करना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। करेक्ट लेबलिंग, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटे मोटे डायग्राम्स मैं आपको बता ही देता हूँ जी बेटे। आई डोंट माइंड, अगर आप सही करेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं जो मर्जी यूज करें। टाइम बचता है पेन से तो पेन से करें। अगली डायग्राम्स हैं, डज नॉट मैटर। मैं आपके बोर्ड पे बनाता होता हूँ, बस उसी तरह के एक्यूरेट बना दो। डज नॉट मैटर इफ देयर गुड लुकिंग ग्राफ्स और नॉट। आपको आर्ट का पेपर नहीं देना, इकोनॉमिक्स का देना है, ठीक है? ठीक है जी, डूज एंड डोंट्स फॉर ग्राफ समझ आ गए। व्हेन आस्क्ड यू मस्ट ड्रॉ, व्हेन नॉट आस्क्ड ड्रॉ इफ कॉन्फिडेंट। इट डज ऐड टू द क्वेश्चंस क्वालिटी, बट व्हेन ड्रॉ लेबल एक्यूरेटली एंड एक्सप्लेन देम, वरना कोई मार्क उनके नहीं है। राइट जी, ये हो गया पहली चीज ग्राफ्स के बारे में। नंबर टू जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं वो हैं कंटेंट। जब आप कोई आंसर कर रहे हैं, कंटेंट उसका एंड कॉन्टेक्स्ट, ये दो चीजों में फर्क होता है। कंटेंट क्या है? जो आपके माइंड में ऑलरेडी है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये है, इससे ये एम्स पूरे होते हैं, ये नहीं होते। बड़ा दिल कर रहा होता है मैं सारा लिख दूं। सो इसके अंदर डू राइट, इसको मैं कर देता हूँ, नॉन बोल्ड कर देता हूँ ताकि हेडिंग्स और इसमें क्लैरिटी आ जाए। डू राइट, ठीक है, चलते हैं जी। डू राइट
फिर बोल्ड होगी। अच्छा जी, डू राइट what is relevant and accurate. Do not write, जी वापस मैं जा रहा हूँ। Do write what is relevant and accurate. Do not write irrelevant and inaccurate. ये तो काफी नाम से ही बात समझ आ रही है। अब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, do write what is asked, not what you know. ये एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। दिल कर रहा होता है जो पता है मैं लिख दूं, मेरा एक ही पेपर है, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होता, वो पूछा नहीं गया होता। मसलन वो कहे एक्सचेंज रेट का राइज होना करंट अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा। आप अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बता दें, आप इन्फ्लेशन पे भी बता दें, आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी सारा कुछ बता दें, लेकिन करंट अकाउंट का रेफरेंस ना दें तो कोई मार्क मिलना चाहिए? बताइए मुझे। अक्सर जो मार्क्स वेल रिवाइज्ड बच्चे, ये अच्छे बच्चों का प्रॉब्लम है यहाँ पे। वेल रिवाइज्ड बच्चे अक्सर जो मार्क्स लूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि दे राइट व्हाट दे वांट टू एंड नॉट व्हाट इज आस्क्ड। मसलन क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब आप इन्फ्लेशन पे थोड़ी सी बात करके अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ सारे इंजात से निकल, मेरे बच्चे फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड। उसने सिर्फ इन्फ्लेशन का पूछा था, तो स्टिक टू द क्वेश्चन। आपको यहां लगेगा मेरे कंटेंट कम हो रहा है, वो बेहतर है। रेलिवेंट एंड लेस कंटेंट इज बेटर देन इररेलेवेंट एंड लॉन्ग कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट को मैं यहां पे रेड कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट इज द मेन चीज। आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, डू नॉट आंसर व्हाट यू नो। मेरे समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहां पे? मसलन वो आपसे पूछता है किसी गुड की डिमांड इलास्टिक क्यों होगी। आप ईडी पैम्स के फैक्टर्स उठाएं, इनकम्स, फैशन, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, एक मार्क नहीं मिलेगा। यू मे फिल 20 पेजेस इफ यू वांट, लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फिट के कॉन्सेप्ट लोगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रांड इमेज, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, ये चीजें करोगे तो सही आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो राइट रेलेवेंट, इन कॉन्टेक्स्ट, एक्यूरेट। डोंट राइट व्हाट यू नो, राइट व्हाट्स बीइंग आस्क्ड। सिंपल हो गया। अच्छा जी, नंबर 3। अब इसके अंदर कॉमन कंफ्यूजन्स, और मैं आई नो यू हैव अदर पेपर्स, मैं कहूँगा आज मैं भी करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी एक बार ये कॉमन कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट जो हैं इनको ठीक करें। कॉमन कंफ्यूजन क्या है जी? अगर हम स्टार्ट करें तरतीब से, तो डिमांड फैक्टर्स एंड पीईडी फैक्टर्स मिक्स्ड अप, बहुत बुरा आंसर बन जाता है। डिमांड के फैक्टर्स आप लोग सही बता देते हो, ईडी पैम्स वाले, इनकम्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी कॉमन है, मैं भी लिखूंगा। डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई को। ये याद रखिएगा, कॉमन कंफ्यूजन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पूरा चैप्टर पढ़ने के बावजूद बच्चे एंड तक, अच्छे बच्चे भी डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही टैक्स का क्वेश्चन आता है, पूछते हैं जी हमें कैसे पता लगा ये इनडायरेक्ट था। जब भी उसने गुड पे टैक्स लगाया है, चाहे वो फिजी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो मोटर कार है, कोई भी गुड पे टैक्स लगाया इनडायरेक्ट है। और जब इनकम्स पे लगा है, प्रॉफिट्स पे लगा है, तो वो डायरेक्ट है। वो देता ही आपको अक्सर इनडायरेक्ट क्वेश्चन का है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन, उसमें सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट करनी होती है। डिमांड फैक्टर्स एंड पीडी फैक्टर्स मिक्स्ड अप हैं। किसी बच्चे को इस क्लास में इन दोनों में मिक्सअप आ रहा हो, वरना मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवा दूं। कर देते हैं। जैद आप मुझे बताएं डिमांड शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं? ईडी पैम्स को लिस्ट कर दें, सिर्फ लिस्ट कर दें।
ये देखिए, याद नहीं था। इनकम्स, डी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, अगला आई फॉर इंटरेस्ट रेट, जो दोनों का कॉमन है, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया एंड अदर फैक्टर्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक हो गया। सो डिमांड फैक्टर्स ये हैं जो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहे हैं, ये प्राइस पे रिस्पॉन्सिवनेस चेंज नहीं कर रहे। पीडी फैक्टर्स, बताइए मुझे कौन से हैं स्पिट के फैक्टर्स? हम्म मसलन, बहुत अच्छे, ब्रांड इमेज, नेसेसिटी और लग्जरी, ठीक है। आय के लिए, आय के लिए क्या करते हैं? इनकम प्रोपोर्शन स्पेंड ऑन द गुड। एंड टी के लिए क्या है? टाइम पीरियड। ठीक हो गया। ये किसी का माइक बहुत शोर मचा रहा है, जरा बंद कर दें। तो ये कॉमन, हाँ हाँ, बिल्कुल, शॉर्ट रन में जब प्राइस चेंज होती है तो डिमांड इनइलास्टिक होती है, कंज्यूमर्स को पता नहीं होता। लॉन्ग रन में उसका रिस्पॉन्स आता है, वो अपने सब्स्टिट्यूट्स नए ढूंढ लेते हैं या उस पर शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जी एक कॉमन कंफ्यूजन, डिमांड फैक्टर्स एंड पीडी फैक्टर्स में मिक्सअप। फिर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम, सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स में भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली किसमें करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes are किसका फैक्टर? आर सप्लाई फैक्टर। और सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। तो ये मार खाने वाली आप जैद मुझे बताएं। बेटे, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, कुछ हिस्सा कंज्यूमर दे रहा होता है, आपने बर्डन्स भी देखे हैं, कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर देता है, डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटी। तो इसलिए कॉस्ट बढ़ती है इससे। समझ आ गया? अच्छा, आपने पूछ लिया, कोई हर्ज नहीं है। इवन इफ इट्स अ बज़ाहिर वीक क्वेश्चन, बट एटलीस्ट यू लर्नड इट बिफोर योर एग्जाम। नेक्स्ट चीज जी, और मुझे बताएं, हम फिर मिक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे, डिमांड, सॉरी, सप्लाई फैक्टर्स एंड पीईएस फैक्टर्स। अब मेरे ख्याल में आप लोगों के काफी रिवीजन हो चुकी है, क्लियर होंगे। मुझे सप्लाई के फैक्टर्स, रिवेंटस की टर्म्स बच्चा बता दो। आवाज नहीं आ रही। रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत अच्छे, वेजेस, इंटरेस्ट रेट, नेचुरल डिजास्टर एंड सब्सिडीज, परफेक्ट। पीईएस के फैक्टर्स कौन से? ड्यूरेबिलिटी एंड पेनिबिलिटी, बहुत अच्छे, हाँ उसी में आ जाता है। नेक्स्ट बताएं। टाइम टेबल, स्पेयर कैपेसिटी, इंपोर्ट लिंक्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन टाइम पीरियड, और एबिलिटी टू इंपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। शाबाश, इनको सिर्फ प्राइस चेंज पे रिस्पॉन्सिवनेस में फर्क आ रहा है, शिफ्ट इनसे नहीं आ रहा। अलबत्ता यहाँ पे एक मैं कॉशन दे दूं और समझा दूं, सब्सिडीज को हम दोनों में यूज करते हैं। सब्सिडीज का यूज पीईएस को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। मसलन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, फार्मर्स ने या प्रोड्यूसर्स ने उससे नई फैक्ट्री बना ली, अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, अपने रेफ्रिजरेशन यूनिट्स ले लिए, उससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ा ली। तो सब्सिडीज का यूज पीईएस को इंप्रूव कर सकता है। क्लियर हो गया बच्चे? जी, हैंड अप किया था, बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। वैसे मुझे हैंड अप नजर नहीं आता बिकॉज आई एम ऑन दिस स्क्रीन, वो तो उधर की उधर गया था तो समझ आ गया था। जी, कॉमन कंफ्यूजन्स ये हो गई। अब उसके बाद हम जरा मैक्रो पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें और भी हैं। आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स क्लियर है? कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे किस पे ज्यादा जाता है, किस प्रोड्यूसर कंज्यूमर, या एक बार जुबानी करवा दूं? आप एक बात याद कर लो, सिर्फ डिमांड कर्व का ताल्लुक किससे है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर से? तो डिमांड जितनी इनइलास्टिक होगी उतना बर्डन किस पे जाएगा?
यस, और अगर जितनी इलास्टिक होगी उतना बर्डन कंज्यूमर पे कम, प्रोड्यूसर। समझ आ गया? सप्लाई का ताल्लुक है प्रोड्यूसर से। जितना इनइलास्टिक होगी उतना बर्डन सप्लायर को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जितनी इलास्टिक उतना कम बर्डन सप्लायर अपने ऊपर लेगा, प्रोड्यूसर को दे देगा। अब समझ आ गया? इस तरह लिंक बनाओगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके ग्राफ भी शायद हम क्लास में कर सकें अगर टाइम निकला। अच्छा, अब उसके बाद बेटे मिनिमम प्राइस कहाँ इफेक्टिव होती है? क्या ये इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है? इक्विलिब्रियम से ऊपर इफेक्टिव होती है। नाम मिनिमम जरूर है, लेकिन ये प्राइस फ्लोर है, इसको ऊपर लगाना है, और मैक्सिमम प्राइस नीचे लगानी है। दोनों ग्राफ्स क्लियर हैं ये? प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन क्लियर है? प्राइवेटाइजेशन के सारे फायदे है क्या? व्हेन गवर्नमेंट सेल्स देयर बिजनेसेस टू प्राइवेट सेक्टर टू इंप्रूव, सारे फायदे फ्री मार्केट वाले। समझ आ गया? कंज्यूमर चॉइस, सॉवरेंटी, कंपटीशन, लो कॉस्ट, अपना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस, एफिशिएंसी। समझ आ गया? और सारे प्रॉब्लम्स भी वही हैं। डीमेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स का कम ज्यादा बनना, मोनोपलीज का एक्सप्लॉइट करना, मार्केट फेलियर्स, एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन वगैरह। इसके अलावा जी पब्लिक गुड्स का सिरे से बनना ही नहीं। नेशनलाइजेशन ऑपोजिट हो जाता है, गवर्नमेंट अपने बिजनेस वापस खरीदती है प्राइवेट सेक्टर से, तो उसके हिसाब से कमांड इकोनॉमी वाले फायदे, ठीक है, यानी मार्केट फेलियर्स कम हो गए, डीमेरिट मेरिट गुड्स सही तादाद में बनी, पब्लिक गुड्स ऑप्टिमल क्वांटिटी में बनी, पोल्यूशन कम से कम, गवर्नमेंट ने ग्रीनर मेथड्स यूज किए, मोनोपोली एक्सप्लॉइट करने से गवर्नमेंट ने रोक दिया उन पे टैक्सेस लगा के या मिनिमम प्राइस वगैरह लगा के, ये चीज। और उसके फायदे ये हो गए। नुकसान क्या है? एफिशिएंसी कम, कंपटीशन कम, क्वालिटी कम, नेसेसिटीज बना रहे हैं, लग्जरीज नहीं बना रहे। ठीक है, फायदे हैं, पूरे मुल्क में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लो कॉस्ट में, लेकिन लॉस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उनको सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, बजट डेफिसिट हो रहा है। सारे नुकसान कमांड इकोनॉमी वाले। एवरीवन क्लियर? आपको अगर किसी, जैसे मैंने पब्लिक गुड का आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा है, कैसे ये मार्केट फेलियर है, क्या आप डीमेरिट मेरिट गुड्स पे क्वेश्चन आए या एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह पे आए तो आप पूरा उसका मार्केट फेलियर बयान कर सकते हो? मार्केट फेलियर याद रखना, मार्केट को एग्जाम नहीं दे रही आप लोगों की तरह, इट्स जस्ट वो रिसोर्सेज को मिस एलोकेट कर रहे हैं। डीमेरिट गुड्स के केस में ओवर एलोकेशन हो रही है, मेरिट गुड्स के केस में अंडर एलोकेशन ड्यू टू इन्फॉर्मेशन फेलियर। एक्सटर्नल कॉस्ट के केस में जब पोल्यूशन वगैरह है तो कम रिसोर्सेज लगने चाहिए, उस चीज को कम बनना चाहिए, ओवर एलोकेशन हो रही है। समझ आ रही है? ये है मार्केट फेलियर्स। पब्लिक गुड्स पे बिल्कुल रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रहे, मिस एलोकेशन हो रही है, मिसिंग मार्केट्स बन रही है। समझ आ गया? ये है मार्केट फेलियर्स। कोई कंफ्यूजन जी? माइक्रो खत्म हो गया, अब मैं मैक्रो पे जाना चाह रहा हूँ। सबको क्लियर है ये? चले जी, अब मैक्रो पे जाते हैं, और मैक्रो के अंदर हमारे पास क्या है? पहला यूनिट नया है और आखिरी यूनिट नया है, इसमें मैं ज्यादा फोकस रखूंगा। आप मुझे बताएं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। जी मेरा बेटा, चीनी कोएफिशिएंट माइक्रो क्या बता दूं थोड़ा सा? चीनी कोएफिशिएंट बेटे एक मेजर है जो लॉरेंस कर्व के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन लॉरेंस कर्व आपका A2 में है, आपको जीनी कोएफिशिएंट की सिर्फ वैल्यूज याद होनी चाहिए। हम जीनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, अगर आंसर जीरो के पास पास है तो कंट्री में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और अगर वन के पास है तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। समझ आ गया? बाकी पॉलिसीज, हाउ गवर्नमेंट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस, ये सब कुछ कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे असर करते हैं, ये सब क्लियर है? ओके जी, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, क्लोज्ड एंड ओपन। सबको पता है बच्चों को कि टू सेक्टर क्लोज में सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन होता है और सेविंग का विड्रॉल होता है, इक्विलिब्रियम आता है जहां इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर है। फिर थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं थ्री सेक्टर क्लोज्ड में? हाउस होल्ड से शुरू किया करें प्लीज, हमेशा C+I+G सोचा करें ना।
तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स, फिर फर्म्स और उसके बाद गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन से इंजेक्शन हैं? दो इंजेक्शन हैं, दो विड्रॉल्स हैं, और जब वो बराबर हो तो इक्विलिब्रियम में आता है। कौन कौन से हैं? सी सी नहीं, सी ओरिजिनल है, सी को इग्नोर करें। आई प्लस सी, शाबाश, वेरी गुड। ये हो गया जी इक्विलिब्रियम इनका। और अगर इंजेक्शन विड्रॉल से ज्यादा है या विड्रॉल्स इंजेक्शन ज्यादा है तो डिसइक्विलिब्रियम है, राइट। इसी तरह ओपन इकोनॉमी, इसमें कौन कौन से हैं? अगेन सी से स्टार्ट कीजिएगा, हाउस होल्ड से। हमना और इन बच्चों के अलावा कोई और बचा है? बताए मुझे। शहरियार, हमना, ये लोग बहुत बता चुके हैं। एनीवन एल्स? लेकिन पूरे बताए ना बेटे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं? अगेन आपने मिस किया। एक तरतीब में चले बेटे, एग्रीगेट डिमांड के हिस्से याद करें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये वही है। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड्स। और इन्वेस्टमेंट कौन करती हैं? फर्म्स। जी होता है गवर्नमेंट, और एक्स माइनस एम इंटरनेशनल ट्रेड। इस तरह जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। शाहरुख, आप तो ए टू में इसका बहुत कर चुके हो, हाउ कम यूर स्किपिंग? अब समझ आ गया बच्चों? ओपन इकोनॉमी में चारों होते हैं। अब मुझे बताएं इसमें कौन से तीन विड्रॉल्स हैं और कौन से तीन इंजेक्शंस हैं? कोई बच्चा बता दे। फासिया ठीक है। आई प्लस जी प्लस एक्स इंजेक्शन है, और विड्रॉल्स सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, एस प्लस टी प्लस एम, बराबर हो तो इक्विलिब्रियम, वरना डिसइक्विलिब्रियम। अब इनके विड्रॉल इंजेक्शन के ग्राफ्स मैंने कल परसों भी करवाए थे, दोबारा बात करनी है या क्लियर है? दोबारा बनाऊं? एक मैं बना देता हूं ताकि जिस बच्चे ने कहा है उनको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मैं यहाँ पे विड्रॉल इंजेक्शन का एक ग्राफ बना रहा हूँ, ऑल्दो ये मैं मिटा दूंगा, ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। देखो बेटे, इंजेक्शंस हमारे सारे स्ट्रेट लाइन है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, और इनके साथ आप लिख देते हैं जे, और इधर लेबल क्या करते हैं? जे फॉर इंजेक्शंस, डब्ल्यू फॉर विड्रॉल्स, इधर नेशनल इनकम वाई। जबकि हमारी जो विड्रॉल्स हैं वो जीरो से नीचे से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जीरो इनकम भी हो तो लोगों को स्पेंड करना पड़ता है, डिस सेविंग आती है। जहां ये दोनों इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम बना और नेशनल इनकम सेट हो गई। अब इंजेक्शंस बढ़े या कम हो, नया इक्विलिब्रियम बनेगा। विड्रॉल्स बढ़े या कम हो, नया इंजेक्शन बढ़ेगा। मैं विड्रॉल बढ़ा के दिखा रहा हूँ। टैक्सेस ज़्यादा लग गए तो सेविंग्स वाज इक्वल टू प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, और ये थी हमारी विड्रॉल्स। अब ये ऊपर शिफ्ट हुआ, सेविंग्स बढ़ गई हैं, प्लस टैक्सेस, सॉरी टैक्सेस बढ़े थे, मैंने बढ़ाए थे, सेविंग्स नहीं, प्लस इंपोर्ट्स। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आया? यहाँ नेशनल इनकम कम हो गई। तो जब भी विड्रॉल्स बढ़ेंगी नेशनल इनकम कम होगी, कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। जब विड्रॉल्स कम होंगी इधर आएगा, और इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ गई। इसमें क्या हुआ होगा? कोई सेविंग्स कम हो गई हैं, या टैक्सेस कम हो गए, या इंपोर्ट्स कम हुई हैं। अब समझ आ गया मेरा बेटा? एनीवन, एनी क्वेश्चंस हियर? जी बेटे। सेविंग का कॉन्सेप्ट है क्या, मुझे पहले ये बताओ। डिस सेविंग, डिस सेविंग है कि अगर आपकी कोई इनकम भी नहीं है ना बेटे, तो आपने बेसिक नेसेसिटीज तो लेनी है ना। उसके लिए या आप पुरानी सेविंग्स में से निकालते हो, या फिर लोगों से उधार लेते हो बैंक्स वगैरह से, तो उसको बोलते हैं डिस सेविंग। स्पेंडिंग दैट हैज टू बी डन इवन इफ देयर इज नो इनकम। समझ आ गया हम ना? ओके जी, ये यूनिट वन हो गया। इसमें एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है आपको। एक्सप्लेन हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड, उसके तीन मेथड्स, आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस या मार्केट प्राइसेस। ये सबको क्लियर है? ओके, गुड। अच्छा जी, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन की रीजंस और ग्राफ्स सबको क्लियर हैं?
मैं लिखता जा रहा हूँ बस अपने साथ साथ, ताकि ये डॉक्यूमेंट जब शेयर करूँ कुछ बच्चों को इसमें जो प्रॉब्लम हो वो देख सकें। और उसके बाद कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल, इन्फ्लेशन कॉजेस। सबको क्लियर है? रिवेंटस वाले कॉस्ट पुश के हैं और डिमांड पुल के कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स में कोई इंजेक्शन, चाहे उसमें डायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, फर्म्स इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही हैं। एक यहाँ पे बता दूं, जब भी एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन में बढ़ती है ड्यू टू एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, लॉन्ग रन में ये सप्लाई साइड पॉलिसीज बन जाती हैं और इससे एग्रीगेट सप्लाई बाहर को शिफ्ट होती है। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस बात में? ऑलराइटी। उसके बाद बेटे टैरिफ, कोटाज वगैरह ये तो सबको महल क्लियर होते ही हैं, लेकिन स्टिल किसी को मसला आ रहा हो, टैरिफ का क्वेश्चन आए, वो कहे डायग्राम बनाए, बेसिक वाला बनाए, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करें। ये एडीएएस वाला नहीं है, सिंपल टैरिफ में टैरिफ ग्राफ इज सिंपल सप्लाई शिफ्ट टू लेफ्ट, सिंपल डिमांड सप्लाई डायग्राम है, नॉट एएस वाला, एग्रीगेट सप्लाई वाला नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चों? अब एक्सचेंज रेट के जो आईसी के फैक्टर्स हैं, ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, इंटरेस्ट, वही बेटे 3 आईज हैं, इंटरेस्ट रेट्स। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक साइड करता हूँ, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर इंटरेस्ट रेट एक मुल्क में बढ़ते हैं दूसरे मुल्क से ज्यादा, तो उसका मुल्क में हॉट मनी आती है, फालतू पैसा दूसरे मुल्कों से आता है, उसकी करेंसी डिमांड बढ़ने से अप्रिशिएट होती है, लोकल लोग भी अपने बैंक्स में सेव करते हैं, उस करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में कम होती है, डिमांड कर्व लेफ्ट राइट पे शिफ्ट होने से, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होने से एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है। लेबल्स आर ई आर एंड क्वांटिटी। मैं एक बार फिर कर दूं, आपको सिंपल लेबल से करवा देता हूं। इसमें आप वो प्राइस वाला बेशक ना डालें, खाली ई आर लिख दें और इधर क्वांटिटी लिख दें, ऊपर लिख दीजिएगा डॉलर का है जिसका है, ठीक है, इन येन लिख दीजिएगा, ज़्यादा इस तरह भी लेबल किया जा सकता है। अब जी ये डिमांड कर्व है, ये भी एडीएस नहीं है, सिर्फ एक करेंसी का है, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, इधर ई आर लिखें अब, क्योंकि हम प्राइस का रेफरेंस नहीं दे रहे, तो इधर क्वांटिटी। जी, जब इंटरेस्ट रेट हमारे मुल्क में बढ़ा, हॉट मनी हमारे बैंक्स में आई, तो हमारी करेंसी की क्या बढ़ेगी? डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट। अभी इक्विलिब्रियम नहीं बनाना, दूसरा फैक्टर भी है, हमारे अपने लोग अपने बैंक्स में सेव करेंगे या बाहर ले जाएंगे? अपने बैंक्स में सेव करेंगे अब्दुल वहीद, बिकॉज यहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छा है, उससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, डिमांड राइट पे, सप्लाई लेफ्ट पे, इक्विलिब्रियम E1 यहाँ बना। देखो क्वांटिटी वही रही तकरीबन, अनसर्टन, क्योंकि ऑपोजिट शिफ्ट थे, और एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया। ये इसके एक्सचेंज रेट के ग्राफ है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ओके ग्रेट, लेट्स क्विकली erase this all because ओके। इन्फ्लेशन रेट आप मुझे बताएं, कई बार आप पढ़ चुके हो इन्फ्लेशन का एक्सटर्नल ट्रेड पे इफेक्ट। इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क में ज्यादा है दूसरे मुल्कों से, क्या होगा? यस, उनकी डिमांड गिर जाएगी, करेंसी की डिमांड भी गिर जाएगी। इंपोर्ट प्राइसेस सस्ती हो जाएंगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, करेंसी की सप्लाई दुनिया में बढ़ जाएगी। डिमांड गिरी, सप्लाई बढ़ी, रेट नीचे। समझ आ गया जयान? जयान एक रीट्रेट कर दिया करो बेटे, समझ आ गया? ओके। अब तीसरा था इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के हालात अच्छे हो जाएं बाकी दुनिया से, तो सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी, उससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, हमारे लोकल लोग भी अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, दुनिया में हमारी करेंसी की सप्लाई कम होगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम होने से, यही जो भी ग्राफ बनाया था
हमारी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के हालात हमारे मुल्क में ख़राब हुए थे तो वो डिमांड भी गिरेगी हमारी करेंसी की, और सप्लाई भी, लोग भी हमारे लोकल बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी, एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा। स्पेकुलेटर्स, ये वो लोग हैं जो फ्यूचर गेन्स करना चाह रहे हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके, करेंसीज में भी करते हैं। अगर उनको लगता है करेंसी ऊपर जाने वाली है, उसको बाय करते हैं, करेंसी की डिमांड बढ़ती है, रेट बढ़ जाता है। जिनके पास वो करेंसी होती है वो बेचते नहीं है, सप्लाई कम होती है, रेट बढ़ जाता है। दोनों शिफ्ट्स आए। और अगर स्पेकुलेटर्स को लगे करेंसी नीचे जा रही है, वो बेच देते हैं सप्लाई बढ़ने से, और नए स्पेकुलेटर्स खरीदते नहीं है, डिमांड गिरने से करेंसी नीचे आ जाती है। डबल ई सिंपल है, इकोनॉमिक ग्रोथ डोमेस्टिक, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आए, इनकम्स बढ़ेंगी, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हमारी करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा। और अगर हमारे ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ में दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, वो हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा खरीदेंगे, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ने से, सिर्फ एक बार डिमांड को बाहर शिफ्ट कर दो, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। अब समझ आ गया बच्चों आईसी के पूरे फैक्टर्स। करंट अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, उनके बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है। फिर प्राइमरी इनकम्स एंड सेकेंडरी इनकम्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स पता है या नहीं? ये क्वेश्चन, ये कौन साहब है? कोई मसला नहीं, हम जस्ट सॉरी। अच्छा, आप हैं कौन, मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं सिर्फ उस हिसाब से आंसर दूं। अब्दुल वहाब, ठीक है। बेटे, प्राइमरी इनकम्स आर अर्नड इनकम्स, रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट कम इनटू या आउट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तानी लोग बाहर जॉब्स कर रहे हैं, पैसा वापस भेज रहे हैं। बाहर बिजनेसेस हमारे पाकिस्तानियों के हैं, वो पैसा वापस भेज रहे हैं। इसी तरह बाहर के बैंक्स में हमने पैसा रखा हुआ, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। इसी तरह बाहर के कंट्रीज़ में क्या उसको बोलते हैं, बिजनेस सेटअप में उनका प्रॉफिट आ रहा है, तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। फॉरेनर्स की जो पैसा यहाँ पे आया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट बाहर जा रहा है, वो भी प्राइमरी इनकम रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे बंदे की वेज वापस आई, हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारे मुल्क से किसी फॉरेनर ने अपनी वेज बाहर भेजी, हमने डेबिट कर दिया। प्राइमरी इनकम्स, अर्नड इनकम्स, रिवॉर्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। और सेकेंडरी इनकम्स क्या है जी? अनअर्नड इनकम्स, जस्ट गिफ्ट्स ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ कैश, चैरिटी। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी एम्बेसी को रेनोवेट कर दे बेल्जियम में, तो पैसा मुल्क से बाहर जाएगा, लेकिन कोई कोरियर सर्विस तो नहीं बनी ना, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुई। तो अनअर्नड इनकम, सेकेंडरी इनकम्स हम रिकॉर्ड करते हैं। इन चारों को इकट्ठा करके बनता है करंट अकाउंट। एक कॉमन क्वेश्चन वो बोलता है कि जी आपका करंट अकाउंट का एक पार्ट डेफिसिट में है, ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट में है, लेकिन ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस क्यों है? तो आप बताएंगे ट्रेड इन सर्विसेज में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स में जो इनफ्लोज हैं, वो आउटफ्लो से ज़्यादा हो सकती हैं, जिससे उनके जॉइंट सर्प्लसेस करंट अकाउंट के ट्रेड इन गुड सेक्शन के डेफिसिट को आउटवे करते हुए टोटल करंट अकाउंट को सरप्लस कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक कॉमन मिस्टेक इसी से मुझे याद आती है, बैलेंस, एक मिनट, बजट, जो गवर्नमेंट का होता है बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट, इन दोनों में फर्क सबको पता है? सबको पता है? गुड। एक बार बोल देता हूं, बजट डेफिसिट इज व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लान्ड स्पेंडिंग फॉर फ्यूचर इज मोर देन रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है। और ट्रेड डेफिसिट क्या है जी? जब inflows from exports, primary and secondary incomes are less than outflows for imports, primary and secondary incomes, ये करंट अकाउंट का डेफिसिट है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड से, सॉरी सॉरी मैं गलत, ट्रेड डेफिसिट इज गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनफ्लो आ रही है एक्सपोर्ट से, वो कम है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो आउटफ्लो जा रही है। थोड़ी मैंने उल्टा बोल दिया था। सबको समझ आ गया? इसी तरह बजट सरप्लस एंड ट्रेड सरप्लस, इसमें भी वही फर्क है। बजट सरप्लस गवर्नमेंट का कब है? जब वो स्पेंडिंग कम कर रहे हैं और टैक्सेस से रेवेन्यू ज्यादा ले रहे हैं। जबकि ट्रेड सरप्लस है जब हमें गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा आ रहा है और उनकी इंपोर्ट्स में मुल्क से कम पैसा बाहर जा रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा A2 का एक टर्म याद आ रही है, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। और कॉमन क्या गलतियां होती जी बेटे?
अच्छा नहीं, गवर्नमेंट रिजर्व सिर्फ करंट अकाउंट के लिए यूज नहीं करती, अनलेस वो पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट कर दे, नॉट करंट अकाउंट को। आपने बोला है पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट करे तो गवर्नमेंट को रिजर्व्स यूज करने पड़ेंगे और रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी मुझे जुबानी बता दीजिएगा, टूल्स ऑफ मॉनेटरी, फिस्कल एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज। कल मुझे लग रहा है आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है, और इन्फ्लेशन रिलेटेड स्पेशली, कि कैसे कंट्रोल होती है नहीं इनके टूल। सबको आते हैं, सबको टूल आते हैं। मॉनेटरी में माइम है, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट्स। फिस्कल में टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, सप्लाई साइड में सारे पीपीसी शिफ्टिंग फैक्टर्स। ये मॉनेटरी और फिस्कल के टूल्स शॉर्ट रन में डिमांड साइड है, लॉन्ग रन में ये भी सप्लाई साइड बन जाते हैं। आपने इंटरेस्ट रेट किया था, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कम। आपने इंटरेस्ट रेट कम किया था, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लॉन्ग रन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से, ज्यादा फर्म सेटअप होने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन वाली भी शिफ्ट होगी। ठीक हो गया, तो ये हो गया कि हाँ। ओके ओके। उसके बाद मेरे बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स एंड कॉजेस सबको क्लियर है? फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, ओके गुड इनफ। एनीवन एनीवन? इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्चुअल एंड पोटेंशियल में डिफरेंस, उनके ग्राफ्स, पीपीसी वाले, एग्रीगेट डिमांड वाले, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाले, सबको क्लियर है? नोट्स में एक बार देख लीजिएगा। एनी क्वेश्चन जी? दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। हाँ जी। वो कि अगर एक्चुअल ग्रोथ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल, ये बात। अच्छा, एक तो है बेटे सीधा साधा, आपका क्लेमेंट काउंट मेजर। जितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स दाखिल किए हुए हैं, आप उनको ही अनएम्प्लॉयड समझोगे, उनको नंबर अनएम्प्लॉयड ऊपर लिखोगे, लेबर फोर्स नीचे लिखोगे, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इनटू 100, वो निकल आएगा आपका क्लेमेंट काउंट। इजी है, क्विक है, बहुत जल्दी से गवर्नमेंट के पास ही डेटा मौजूद होता है, बड़ा सस्ता, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है और फॉरन रिजल्ट सामने आ जाते हैं। लेकिन इसके मसले के हैं, गवर्नमेंट अक्सर इसको मैनिपुलेट करती है, ऊपर नीचे दिखाती है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स को, और साथ में रूल्स ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर देते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम शो करना मकसूद होता है तो कहते हैं जी महीना कम से कम आप अनएम्प्लॉयड हो तो तब आप क्लेम दाखिल कर सकते हैं, उससे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फिर जी हाउस वाइफ्स, इनएक्टिव पॉपुलेशन, वो जो है वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाती है। तो गुड इन दैट वे कि वही क्लेम दाखिल करेगा ना जो जॉब जिसके पास थी और छूटी। कई लोग क्लेम दाखिल नहीं करते, इसलिए भी ये मेजर इनफेक्टिव हो जाता है। समझ आ गया क्लेमेंट काउंट? दूसरा है आईएलओ सर्विस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सर्वेज। वो बार बार जाके घरों में सर्वे करते हैं, आपके भी घरों में लोग आए होंगे मर्दमशुमारी वाले। उसमें वो क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई उसमें शर्त क्या है अनएम्प्लॉयड होने की, उसके पास करंटली जॉब ना हो, 2 हफ्ते के अंदर जॉब स्टार्ट करने को तैयार हो, कोई ना कोई ट्रेनिंग स्कीम पे हो, शो कर रहा हो कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी, इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सर्वेज में होते हैं, तो आपको ना सिर्फ अनएम्प्लॉयड का डेटा निकल आता है, बल्कि आपको अपनी स्ट्रेंथ कि मेरी लेबर फोर्स में क्या क्या स्किल्स हैं, क्या एजुकेशन है, वो भी पता लग जाती हैं। आपको पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ। इसके अलावा इसको गवर्नमेंट मैनिपुलेट नहीं कर सकती क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मूला के मुताबिक है, इसको चेंज करना और मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बेहतर और सही फिगर आएंगे। लेकिन इसमें वीकनेस क्या है? सर्वेज बार बार होने चाहिए, ओल्ड डेटेड सर्वेज का फायदा नहीं है। सेकंड, सर्वेयर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कैसे सर्वे कंडक्ट करने हैं। ठीक है जी। इसमें कई बार लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे सही अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स नहीं आते। अलबत्ता इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आईएलओ सर्वेज आर अ मच बेटर मेथड, क्योंकि ये गवर्नमेंट मैनिपुलेशन से पाक है और बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड है। इकोनॉमी में जो मौजूद लेबर फोर्स है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। गॉट इट? हमना मैंने बहुत जल्दी में करवाया, समझ आ गया? ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन? अब जी आप लोगों की क्वेरीज हैं, मेरे तरफ से सब कुछ बेसिक जो मैंने करवानी थी कर लिया। कुछ मैं आपको, जी 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 जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट यू शुड डू नाउ।
सबसे पहले तो मैं आपको पेपर की बात बताता हूँ। जब पेपर में आप जाएँगे साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि हमारे अंदर नर्वस एनर्जी रन कर रही होती है। बड़ी एंग्ज़ायटी सी भी कह सकते हैं उसको, और एक ज़रा बड़ी एक्टिव सी आपकी बॉडी हुई होती है उस वक़्त। इसको बोलते हैं नर्वस एनर्जी, और इसको अपने हक़ में यूज़ किया जा सकता है। उसमें मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये है कि आप अज़कार करते रहें। अंदर जाने से पहले दोस्तों से ऑटोमैटिकली आप गपशप करते हैं, आपकी नर्व्स ज़रा काम डाउन हो जाती हैं। जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है उस वक़्त सब कुछ भूल जाएँ, आखिरी बार रबिश वाली सदरी पढ़ लें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये दोहरा लें। पेपर जब आएगा, इवन अच्छे बच्चों को भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड में एक बार माइंड जो है आपका, ये मुझे नहीं आता। डोंट डू दैट, डोंट लुक एट द क्वेश्चंस। पहले 2 मिनट डेटा रिस्पॉन्स पढ़ो, आराम से उसको पढ़ो। उसके बाद जब आपका ज़रा वो नर्वस एनर्जी काम हो रही है, यू फीलिंग कि मेरा वो स्टिफनेस कम हो रही है, उसके बाद आप सेक्शन ए क्वेश्चंस पढ़ने की बजाय सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन देखें। अच्छे अच्छे दो आसान क्वेश्चन सिलेक्ट करें, आपका वैसे ही दिल बड़ा हो जाएगा कि मुझे पेपर आता है, एंड इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू विल नो द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर सेक्शन ए डेटा पढ़ चुके थे, ए बी सी डी ई स्टार्ट करें। प्लीज बार बार क्वेश्चन को पढ़ें, वो क्या पूछ रहा है, क्या डाटा रिलेटेड है या जनरल है या टोटली फ्रॉम द डाटा है, और वो क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि मुझे क्या आता है। मतलब वो कहते हैं इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है, ठीक है, और आप उसके बारे में वो बताने की बजाय आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हुए उधर जा रहे हैं। नहीं, स्टिक टू हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, उसको माइंड में लाएं, समझ रहे हैं। तो ये तो हैं टेक्निक्स व्हेन यू आर ऑन द पेपर। अभी मैं कहूँगा आप लोग ज़्यादा देर ना जागें, 2-3 घंटे मैक्स, और फिर सो जाएं। गेट सम हेल्थी स्लीप, ठीक है। अभी जिन बच्चों, आपको अपना खुद ज़्यादा पता होता है कि मुझे कौन से टॉपिक में वीकनेस है, अक्सर की मैक्रो में वीकनेस होगी। तो यस, तो जो मैंने आपको भेजा है एक वो गेस पेपर, इस तरह के डिज़ाइन किया हुआ है कि वो 2 घंटे में बच्चा सारा तैयार कर सकता है, माइक्रो एंड मैक्रो। जिनकी मैक्रो वीक है वो मैक्रो के गेस पेपर क्वेश्चन एक बार कर लें। आई एम टेलिंग यू 60% सिलेबस तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप किया हुआ है, आपको इंशाल्लाह ताला बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके अच्छी तरह आंसर करना है। समझ आ रहा है। अब 10 बज गए हैं, आप लोग 1 बजे से बाद नहीं जागेंगे, सो जाइए। कीप काम, इंशाल्लाह ताला बड़ा आसान पेपर सुबह आ रहा है। माय प्रेयर्स आर विद यू एज वेल। माय प्रेयर्स। क्या कह रहे हो? देखो, डिपेंड करता है। जो मैंने बिजनेस के पेपर्स की फीडबैक सुनी है ना, मुझे लगता है थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से 32-33 से ऊपर, यानी 32-33 आउट ऑफ 60, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सेक्शन ए में 5 से 8 स्कोर करते हैं। वीक बच्चे होते हैं, जीरोस भी स्कोर करते हैं। जी। शाहरुख, मेरा इसमें थोड़ा सा व्यू है कि एक तो ये सब्जेक्टिव चॉइस है। मेरे हिसाब से आप लोगों को सेक्शन बी सी बहुत अच्छे आते होते हैं, आप लोग टाइम मैनेजमेंट खराब ना कर बैठो। एक बार सेक्शन ए आउट ऑफ द वे कर लो शुरू शुरू में फ्रेश दिमाग के साथ, फिर सेक्शन बी एंड सी आपको ऑलरेडी मेमोरी में इतना कुछ फीड हुआ होता है कि सेक्शन बी एंड सी फिर भी ठीक हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप सेक्शन बी सी पहले करेंगे ना, 2 में से 1 घंटा 40 मिनट आप उस पर लगा देंगे, एंड देन यू विल बी पैनिकिंग कि 20 मिनट में मेरे से सेक्शन ए कैसे होगा। सेक्शन ए शुरू में करें, 35 मिनट, 35 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसमें आप 40 लगाएं, 45 लगाएं, आंसर आपका वही होगा। बस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, मार्क्स स्कीम को स्प्लिट करें। कम से कम 10 भी स्कोर कर गया तो आपका ए का चांस है, 12 कर गया तो आपका बहुत सॉलिड ए आ रहा है। सो हाफ मार्क्स स्कोर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेक श्योर यू गाइस डू इट वेल। बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। 14, 15, 16 भी मैंने बच्चों को 20 में से 20 भी मार्क लगाए हैं, जितने अच्छे स्कोर होते हैं। So I think that's it from my side. Any queries, anything you want to say, I'm happy to answer. ये डॉक्यूमेंट में सेव करके भेज दूं या समझ आ गए? इसमें हमने इतना कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ मैंने टॉपिक्स बता दिए कहाँ कहाँ बच्चों को आमतौर पर मसला होता है, ग्राफ्स के बारे में, कंटेंट के बारे में। भेज दूं एक बार? ओके ओके, बताइए मुझे, बस मैं सेव करके रख लेता हूँ जस्ट इन केस कल को जरूरत। हाँ, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इसको मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ डूज एंड डोंट्स के नाम से। जी।
अब मुझे बताएं आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं या मैं क्लास बंद करके इनकी वीडियोस फटाफट लगा दूं दोनों। और बच्चा चला गया था अक्सर, चलो ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है जी। आपके लिए बहुत दुआ है यार, मेरा और आपका दोनों का इंटरेस्ट म्यूचुअल है यहाँ पे। ऑलराइट मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे।